हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम जो फिजिक्स का पार्ट चैप्टर है ध्वनि और तरंग, साउंड एंड वेव को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे तरंग किसे कहते हैं। तो देखिए तरंग किसी माध्यम में एक प्रकार का विक्षोभ है जिसकी वजह से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होती है। तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होते हैं जिनमें संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है। यह तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होते हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे ठोस व द्रवों की सतह पर ही उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे गैसों में उत्पन्न नहीं होती है। एग्जाम्पल प्रकाश तरंगे। ठीक है, और माध्यम के कण तरंग के लंबवत गति करते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे 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 लंबवत गति करते हैं। अब अनुदैर्घ्य तरंगे वे तरंगे होते हैं जिन्हें माध्यम के कण तरंग के समांतर गति करते हैं। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे, स्प्रिंग तरंगे। ठीक है, ये तरंगे थे मतलब संपीड़न मतलब दाब घनत्व उच्च हो, विरल मतलब दाब घनत्व कम हो। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी गमन करती है। एग्जाम्पल प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे, गामा तरंगे, रेडियो तरंगे, ऊष्मा तरंगे, परावैगनी किरणें। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के समान होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश चाल निर्वात में होती है। तरंग से संबंधित परिभाषाएं। ये तरंग देखिए, ये 0 डिग्री 0 पे होता है, ये ऊपर प्लस होता है और नीचे है जो माइनस होता है। जो ऊपर होता है वो सरंग कहलाता है, जब जो नीचे होता है उसे गरत कहते हैं। दो गरतों के बीच या दो सरंगों के मध्य की दूरी को लैम्बडा से दर्शाते हैं। तरंग दैर्घ्य दो निकटतम सरंग या दो निकटवर्ती गरतों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्बडा से दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक मीटर होता है। दूरी मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का उपयोग भी करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 होती है। एक कंपन में तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, आवर्तकाल या टाइम पीरियड, एक कंपन में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे T से दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक सेकंड होता है। T बराबर 1/N मतलब आवर्तों की संख्या। ठीक है, जिसे N मतलब आवर्तों को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवर्ती एक सेकंड में कंपनों की संख्या को आवर्ती कहा जाता है। इसे N या F या V से दर्शाते हैं, से भी दर्शाया जाता है। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, मतलब सेकंड इनवर्स से हर्ट्ज होता है। आयाम या एम्पलीट्यूड, जब तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का कोई कण साम्य अवस्था में दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है तरंग आयाम कहलाता है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है, आयाम या एम्पलीट्यूड। तरंग की चाल V, तरंग की चाल बराबर आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य। तो V बराबर N लैम्बडा, तो लैम्बडा बराबर V/N, तो N बराबर V/लैम्बडा। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज से है, उसकी तरंग दैर्घ्य 17.5 सेंटीमीटर है। यह 3.5 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लगी? 3.5 किलोमीटर या 3500 मीटर। N बराबर V/लैम्बडा, मतलब तरंग की चाल या तरंग दैर्घ्य आवृत्ति। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ से 3500/700, तो यहाँ से 5 सेकंड का समय लगेगा। इसमें देखिए किसी दिए गए माध्यम में ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, वह वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है। तो लैम्बडा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लैम्बडा बराबर V/N, तो 440/220 इंटू 00, तो ये 1/50 लैम्बडा हो जाएगा।
ध्वनि या साउंड। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में संचरित होती है। ये एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है क्योंकि इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती है क्योंकि इसे माध्यम के कण वो तरंग के समांतर गति करते हैं। इस तरंग में संपीड़न व विरलन क्षेत्र बनता है। ठीक है, संपीड़न मतलब पास पास, विरलन मतलब दूर दूर। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया। श्रव्य तरंगे, अश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो अश्रव्य तरंगे देखिए, इसकी आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज से कम होता है। मनुष्य इन्हें अपने कानों से नहीं सुन सकते। एग्जाम्पल, हृदय ध्वनि, भूकंपीय तरंगे। सरंग तरंगे, इनकी आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। मनुष्य इन्हें अपने कानों से सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे, इनकी आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। यह मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इन तरंगों को आसानी से सुन सकते हैं। इन तरंगों का उपयोग मशीनों, पुर्जों की सफाई में, विमानों के पार्टों की सफाई में व पथरी के इलाज में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए ध्वनि की चाल। अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में उससे कम, फिर गैस में उससे कम और निर्वात में 0। 25 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर ध्वनि की चाल कितनी होती है देखिए। तो ठोस में देखिए, ठोस में एल्यूमिनियम, निकिल, स्टील और लोहा और लेड में देखिए। एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड, निकिल में 6040 मीटर प्रति सेकंड, स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में 5950 मीटर प्रति सेकंड, लेड या शीशे में 3980 मीटर प्रति सेकंड। द्रव, समुद्री जल 1531 मीटर प्रति सेकंड, आशुद्ध जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड और गैस में, हाइड्रोजन में 1284 मीटर प्रति सेकंड, हीलियम में 965 मीटर प्रति सेकंड, जबकि वायु में 346 मीटर प्रति सेकंड। 25 डिग्री सेल्सियस पर 22 पर 344 और 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल किन किन माध्यम पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भरता। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। किसी माध्यम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। दाब पर निर्भरता। किसी माध्यम का ताप समान रखकर दाब को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ध्वनि की चाल का दाब से कोई संबंध नहीं होता। 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर प्रति सेकंड 1 पास्कल। घनत्व पर निर्भरता। ध्वनि की चाल √d घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्वनि की चाल समानुपाती 1/d √d। ठीक है, ध्वनि की चाल बढ़ाएंगे तो घनत्व कम होगा। ठीक है, मतलब आर्द्रता पर निर्भरता। ध्वनि की चाल वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करती है। आर्द्रता वायुमंडल के में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में अधिक होती है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है जबकि शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कम होती है। वायु की दिशा पर निर्भरता। ध्वनि की चाल वायु की दिशा पर निर्भर करती है। वायु की दिशा, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ध्वनि की दिशा पर वायु की दिशा अगर विपरीत है तो ध्वनि की चाल कम होगी। ठीक है, गैसों के अणुभार पर निर्भरता। गैसों का अणुभार बढ़ने पर ध्वनि की चाल घटती जाती है। जैसे हाइड्रोजन का अणुभार 2 तो ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड। हीलियम का अणुभार 4 तो 965 मीटर प्रति सेकंड। नाइट्रोजन का अणुभार 28, ऑक्सीजन का 32 और कार्बन डाइऑक्साइड का 44। ध्वनि के अभिलक्षण या गुणधर्म। ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना ध्वनि की तीव्रता कहलाता है। यह मान आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता समानुपाती आयाम का फर्क। आवाज़ तेज होगी तो आयाम भी तेज होगा, आवाज़ धीमा होगी तो आयाम भी धीमा होगा। छोटी घंटी आयाम कम, बड़ी घंटी आयाम अधिक। ध्वनि की तीव्रता को ओडोमीटर यंत्र द्वारा मापा। ओडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। 1 बेल बराबर 10 डेसिबल होता है।
WHO के अनुसार हमारे कानों के लिए 45 डेसिबल की ध्वनि को सबसे सुग्राह्य माना गया है। 60 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण को मानी जाती है। 30 से 50 डेसिबल सामान्य वार्तालाप के लिए मानी जाती है। पिच या तारुत आवाज़ का पतला या मोटा सुनाई देना उसके तारुत पर निर्भर करता है और तारुत का मान उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारुत समानुपाती आवृत्ति, पतली या बारीक तारुत अधिक होगा तो आवृत्ति से अधिक होगी। मोटी आवाज़ में तारुत कम होगा और आवृत्ति कम होगी। ध्वनि का परावर्तन, आवाज़ का किसी सतह से टकराकर वापस सुनाई देना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है और यह परावर्तन प्रतिध्वनि की वजह से सुनाई देता है। प्रतिध्वनि, एक स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए स्रोत व श्रोता के मध्य 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए और दो ध्वनि के मध्य 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। नोट डॉलर प्रभाव का संबंध है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव का संबंध। विमा ज्ञात करना, देखिए किलोग्राम की विमा द्रव्यमान को एम से दर्शाएंगे, मीटर को एल से और टी को समय से। ठीक है, समय को टी से। ठीक है, तो ये मात्रक ध्यान रखना। ठीक है, और फिर इसमें अपन को सूत्र याद होना चाहिए। नोट, जिसका मात्रक समान होगा उसकी विमा भी समान होगी। जैसे दूरी, विस्थापन और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मात्रक समान है मीटर, तो यह m0 L1 और T0 होगा। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब मीटर प्रति सेकंड, मीटर का L से और सेकंड का T से। तो यहाँ से इस T को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से m का मान कुछ भी नहीं है इधर। ठीक है, मीटर में कोई नहीं है। तो यहाँ से m0 L1 और T−1 वेग विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, मीटर बटा सेकंड। m0 L1 T−1 इसके मात्रक समान है तो सूत्र भी समान होगा। ठीक है, तो सूत्र ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन को हम दर्शाते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से किलोग्राम का m होगा m1, मीटर का L1 और सेकंड का T−1। भार का भी यह सूत्र है क्योंकि भार व बल का मात्रक समान है, न्यूटन। नोट, न्यूटन m1 L1 T−2। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, देखिए ये G बराबर F इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। ठीक है, तो कार्य बराबर कार्य का मात्रक जूल, ऊष्मा का मात्रक जूल, स्थितिज ऊर्जा का जूल, गतिज ऊर्जा का जूल। तो देखिए गतिज ऊर्जा के बराबर है mv स्क्वायर। ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग मतलब किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ से m1 L2 T−2 मतलब जूल। स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर है mgh, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई। जिसका मात्रक समान है उसकी विमाएं भी समान रहेगी। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, तो इसको m1 L−1 या T−2 से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर सूत्र याद है तो हम इसको मात्रक बना देंगे। ठीक है, V में सूत्र लिख देंगे। सदिश राशि, ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिणाम व दिशा दोनों हो सदिश कहलाती है। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, भार, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और चुंबकीय क्षेत्र और घनत्व। ये ठीक है। अदिश राशि, ऐसी भौतिक राशि है जिनमें परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप, दाब, ऊष्मा, समय, विद्युत धारा, आयतन, द्रव्यमान आदि। मूल राशि, ऐसी भौतिक राशि है जिन्हें अन्य भौतिक राशियों के सहयोग से परिभाषित नहीं किया जाता है, उन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया गया है, मूल राशि कहलाती है। ये मूल राशि 7 होती है। कौन कौन सी? पहली है लंबाई, जिसको मीटर से दर्शाते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पीयर में और पदार्थ की मात्रा को मोल में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में।
अब देखिए व्युत्पन्न राशि, ऐसी भौतिक राशि जिन्हें मूल राशियों से तैयार किया जाता है व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। जैसे चाल, वेग, त्वरण, वेग, बल, भार, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ठीक है। संपूरक राशि वे भौतिक राशि जिन्हें मूल राशियों व व्युत्पन्न राशियों से अलग रखा गया है, संपूरक राशि कहलाती है। इनकी संख्या 2 होती है। जैसे समतल कोण को मात्रक रेडियन होता है, जबकि ठोस कोण का मान स्टेडियन होता है। ठीक है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो उसे भी जाके ज्वाइन करना। धन्यवाद।